Hello learners. So once again I am back with module 3 from the topic bills of exchange, and after having understood the specimen of a bill of exchange, we are moving further, and today I propose to take up a discussion on journal entries that are required to be passed in the topic bills of exchange. So we will begin with the basic journal entries, and besides journal entries I shall also make it a point to discuss the meaning of endorsement, parties to endorsement. So I'm very sure you're all well prepared, absolutely on your toes to begin with this very important module 3 from the topic bills of exchange. Now the contents of presentation from this topic would, as I mentioned earlier, would include the journal entries. Now let me explain you some basics about the same. There are 4 alternatives. There are 4 options with a drawer once he receives a bill receivable. एक ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस होंगे बिल रिसीवेबल प्राप्त कर लेने पर. पहला ऑप्शन होता है कि ही रिटेन्स द बिल विथ हिमसेल्फ टिल मैच्योरिटी. जैसे मान के चलते हैं कि मैंने धैर्य नाम के किसी व्यक्ति को गुड्स बेचे हैं और अपनी सेफ्टी के लिए मैंने एक बिल ड्रॉ किया धैर्य पे, तो मेरे लिए वो जाहिर बात है बिल रिसीवेबल होगा, धैर्य के लिए वो बिल पेएबल होगा. मुझे ये बिल मेरे पास सिर्फ बतौर एविडेंस के रखना. आई जस्ट वांटेड टू रिटेन दिस बिल एज एन एविडेंस कि इन केस अगर फ्यूचर में धैर्य पेमेंट नहीं कर पाता है तो दिस डॉक्यूमेंट विल हेल्प मी इन इनिशिएटिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट धैर्य इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मैं उस पर कानूनी कार्रवाई कर पाऊंगा. सो पहला ऑप्शन जो होता है वो ये है कि अ ड्रॉवर में सिंपली रिसीव द बिल after it is accepted by the drawee and he will keep the bill with himself till maturity. Maturity का मतलब होता है due date. So this is the first option. तो एक एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इस पे यहां पे बनाया है. दूसरा एग्जाम्पल होगा when a drawer will get the bill discounted with the bank. Now what is getting the bill discounted with the bank? Now suppose the bill of exchange has been drawn for a period of 3 months. Bill of exchange 3 महीने के लिए ड्रॉ हुआ है. Now it is but natural that the drawee will not be making the payment to the drawer before maturity or before 3 months. 3 महीने से पहले ड्रॉई तो पेमेंट नहीं करेगा. मगर ड्रॉवर को अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, he requires money, तब उसके पास क्या ऑप्शन है? Then he has an option of getting the bill discounted with the bank. यानी ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवर ये बिल अपने बैंक में लेकर जाएगा. जाहिर बात है अपने बैंक में लेकर जाएगा ना, क्योंकि वही बैंक ड्रॉवर को एंटरटेन करेगी जो ड्रॉवर को पहचानती है. तो ड्रॉवर को कौन सी बैंक पहचानेगी? तो वही बैंक पहचानेगी जहां पे ड्रॉवर ने अपना अकाउंट मेंटेन किया हुआ है. So he will approach his bank with the bill and it will the drawer will ask the bank to purchase the bill. In other words, drawer बैंक को कहेगा कि आप ये बिल मेरे से खरीद लो. तो बैंक वेरीफाई करेगी बिल ऑफ एक्सचेंज को. The bank will go through the details of the bill, and if the bank is satisfied, then the bank may agree to purchase the bill. लेकिन इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहेंगे getting the bill discounted with the bank. अब अगर ये बिल 10,000 का है तो बैंक मुझे यानी शैलेश को ऑन द स्पॉट पैसा दे देगी. लेकिन फिर बैंक का क्या फायदा होगा इसमें? बैंक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक बिना फायदे के कोई काम नहीं करेगी. तो बैंक ये करेगी कि बैंक मुझे 10,000 के बिल का पूरा 10,000 ना दे करके एक XYZ अमाउंट इसमें से डिडक्ट करेगी. वो कैलकुलेशन होता है डिस्काउंट का, उसके लिए फॉर्मूला होगी जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा. तो उतना अमाउंट डिडक्ट करके बैंक ड्रॉवर को
या जो भी होल्डर ऑफ द बिल है उसको फौरन पैसा दे देगी। तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो क्लियर एडवांटेज है, ड्रॉवर को पैसों की जरूरत थी, उसे फौरन पैसे मिल गए, ड्रॉई को बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बैंक ड्रॉई को कब अप्रोच करेगी? बैंक ड्रॉई को ड्यू डेट पर ही अप्रोच करेगी, ड्यू डेट से पहले अप्रोच नहीं कर सकती है। तो ड्यू डेट पर बैंक जब ये बिल ड्रॉई को प्रेजेंट करेगी पेमेंट के लिए, उस वक्त ड्रॉई ने उसका पेमेंट करना है। तो ड्रॉई ने भी पूरा क्रेडिट पीरियड एंजॉय किया, ड्रॉवर को पैसा मिल गया। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द ड्रॉवर एज वेल एज द ड्रॉई। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। ये सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑल्टरनेटिव है विच इज अवेलेबल विद द ड्रॉवर। तो पहला ऑल्टरनेटिव था where the drawer is retaining the bill with him till maturity। maturity तक जब ड्रॉवर बिल अपने पास रिटेन करता है। दूसरा हमने ऑल्टरनेटिव डिस्कस किया where a drawer gets the bill discounted with the bank, जहां पर बैंक after deducting a small amount which is called as discount charges hands over the remaining amount of the bill immediately to the drawer and then waits ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉवर, क्योंकि अब इंतजार बैंक को करना पड़ेगा और ये जो डिस्काउंट चार्जेस है उसी इंतजार का फीस है। तीसरा ऑल्टरनेटिव ड्रॉवर के पास ये हो सकता है कि ड्रॉवर अगर अपना अकाउंट किसी थर्ड पर्सन के साथ सेटल करना चाहता है, यानी ड्रॉवर का भी कोई क्रेडिटर है जिसको ड्रॉवर ने पेमेंट करना है, तो बजाय अपनी तरफ से एक नया बिल एक्सेप्ट करने के ड्रॉवर उस थर्ड पार्टी को बता सकता है कि भाई जो पैसा मैंने आपको देना है, जिसके लिए आप मुझ पे बिल ड्रॉ करने वाले हो, तो आप वो तकलीफ मत करो, आप वो तकलीफ मत लो। तकलीफ इसीलिए मत लो कि मेरे पास उतने ही अमाउंट का एक बिल पड़ा है जो मेरे फेवर में ड्रॉ हुआ है, मैं उस बिल की ओनरशिप आपके फेवर में ट्रांसफर कर देता हूं। अब क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की ओनरशिप ट्रांसफरेबल होती है? बिल्कुल होती है, तभी तो वर्ड हम यूज करते हैं नेगोशिएबल। तो ये आपको मैं आगे चल के डिटेल में समझाऊंगा। और चौथा ऑप्शन होता है वेयर द ड्रॉवर सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, जहां ड्रॉवर बैंक को बिल भेज देता है कलेक्शन के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी और एजेंसी फंक्शन दैट इज परफॉर्म बाय द बैंक। Banks normally collect the amount of the bill on behalf of the drawer, and once the amount is received by the bank straight away credits the account of drawer by the amount of the bill. So these are four very, very important aspects that we are going to study in the next slide. So I'm very sure about the four alternatives that you must have understood by now. What are the four prominent alternatives that a drawer would normally like to exercise once he receives a bill receivable? Now, let us take up the first illustration. हम पहला केस लेते हैं। The problem is before you. आराम से इत्मीनान से प्रॉब्लम पढ़ के पहले एक एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 says that when the bill is drawn by the drawer and retained का मतलब होता है अपने पास रखना। The bill is honored by the drawee on maturity, और ड्यू डेट पर ड्रॉई उस बिल को क्या करता है? ऑनर कर देता है। तो ये अपना केस नंबर 1 है, जो पहला ऑल्टरनेटिव हमने डिस्कस किया था। Sailesh sold goods of ₹5,000 to Dhairya on 10th January 2020। 10th जनवरी को शैलेश ने धैर्य को गुड्स बेचे हैं। जाहिर बात है ये पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब फिर से मैं आपको हल्का सा रिवीजन प्रोवाइड करूंगा कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहचान क्या होती है, जो मैं आपको 11th स्टैंडर्ड से पढ़ाते आ रहा हूं। देखिए, जब ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया है मगर पेमेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, पार्टी का नाम दिया है मगर पेमेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
अब यहाँ पे कोई मुझे पूछता है कि सर वो ₹5,000 दिया है वो क्या है, तो ₹5,000 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड बाय शैलेश टू धैर्य। सो ₹5,000 का लेन देन नहीं हुआ है, ₹5,000 का गुड्स है जो शैलेश ने धैर्य को बेचा है। तो इतना समझने के बाद हमको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि शैलेश और धैर्य के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। कौन सा रिलेशनशिप? डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप। अच्छा, अभी आप थोड़ा सा अगर पिछले मॉड्यूल्स में जाके अगर रिकलेक्ट करेंगे तो शैलेश कौन है? सेलर है। शैलेश ने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो शैलेश क्या बन जाता है? क्रेडिटर। वन हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस इज कॉल्ड अ क्रेडिटर। धैर्य क्या बन जाएंगे? धैर्य बन जाएंगे डेटर। डेटर इज वन हु मेक्स क्रेडिट परचेजेस। तो यहां पर हमारी पहली जर्नल एंट्री आ जाएगी। पहली जर्नल एंट्री किसके बुक्स में? शैलेश के बुक्स में। क्या एंट्री होगी? विच आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व? धैर्य's अकाउंट। धैर्य कौन है? धैर्य receives the goods. धैर्य is the receiver. He receives the goods on credit basis and thus becomes the debtor. So हमारा पहला एंट्री आएगा शैलेश के बुक्स में, धैर्य's account debit to sales account. Why the sales account is credited? Sales account क्यों क्रेडिट हो रहा है? सेल्स अकाउंट इसीलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि सेल्स नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का फंडामेंटल रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये गुड्स का बिकना शैलेश के लिए इनकम एंड दैट इज व्हाई ही इज क्रेडिटिंग सेल्स अकाउंट। तो ये पहला एंट्री किसके बुक्स में? शैलेश के बुक्स में। अब धैर्य भी अपने बुक्स में एंट्री पास करेंगे। पहले हम देख लेते फिर से शैलेश के बुक्स में फर्स्ट एंट्री देखिए 2020। देखिए आपको जर्नल एंट्रीज इस तरह से बताना है। हो जाएगा एडिट। क्या करना है? तू बोल रहा था ना मैं माउस पे ऐसा घुमाऊंगा। ओके, ऐसे घुमाना है ना? हाँ। बोलो। So what you are watching on the screen is journal entries in the books of शैलेश। फिर से एक बार पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझ लीजिए। द फर्स्ट कॉलम इन द जर्नल इज डेट फॉलोड बाय पर्टिकुलर्स, उसके बाद L.F. विच स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। डेबिट अमाउंट रुपीज, आप रुपीज का सिंबल भी लिख सकते हैं। क्रेडिट अमाउंट रुपीज। सो ये फॉर्मेट में कहीं गड़बड़ ना हो बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग काउंट्स इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। डेट कॉलम में नॉर्मली दिस इज द वे आई वुड सजेस्ट 2020 आप डेट कॉलम में लिख के वो फर्स्ट लाइन ब्लैंक रख दीजिए। 2020 लिख करके आप ये जो डेट कॉलम में 2020 लिखेंगे वो फर्स्ट लाइन आप ब्लैंक रख दीजिए, वहां पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट लाइन में मैं आइडियली इस तरह से डेट लिखना पसंद करूंगा। जैन, अभी जनवरी का एब्रीविएटेड फॉर्म है इसलिए JAN के बाद डॉट डाला है मैंने। January 10 धैर्य's अकाउंट डेबिट बिकॉज ही बिकम्स अवर डेटर। धैर्य का अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि वो डेटर बन गया। डेटर कैसे बना? बिकॉज ही हैज रिसीव्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, डेबिट द रिसीवर। टू सेल्स अकाउंट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, गुड्स सोल्ड आर एन इनकम। नीचे नरेशन आया है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन credit. So this is the first entry in the books of शैलेश. Now let us see the similar entry let us see the same entry which Dhairya would be passing. See in the books of Dhairya once again on January 10th जो शैलेश के लिए सेल्स है, धैर्य के लिए वो क्या है? परचेज है। So purchases या purchase account debit. Purchases are an expense. Debit all expenses and losses. So purchase account debit to Shailesh's account. Shailesh is the giver, credit the giver. Shailesh becomes the creditor. Creditor को हमेशा credit दिया जाता है। Narration होगा being goods purchased on credit. So this first transaction has created a debtor-creditor relationship between Dhairya and Shailesh, where Shailesh becomes the creditor in the books of Dhairya and Dhairya becomes the debtor in the books of Shailesh. Now let us proceed further.
moving once again back to the transactions, the question. Now the question says that on the same date he drew a bill for a period of 3 months upon Dhairya, who accepted the bill and returned back. उसी दिन को शैलेश ने 3 महीने का एक बिल ड्रॉ किया धैर्य पे, जिन्होंने बिल एक्सेप्ट करके वापस लौटा दिया। तो यहां पे अपना फर्स्ट मेजर एंट्री आएगा। अब समझने की कोशिश करो, बिल बनाता कौन है? हु इज द मेकर ऑफ द बिल? शैलेश। लेकिन शैलेश के महज बिल बनाने के बाद क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है? नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज वो तब बनेगा जब धैर्य उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा। धैर्य जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेगा तो धैर्य के लिए वो बिल क्या हो गया? बिल पेएबल। धैर्य के लिए वो बिल पेएबल क्यों हुआ? क्योंकि धैर्य को उस बिल का पेमेंट करना है। यानी धैर्य के लिए क्या क्रिएट हो गया? एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्योंकि अगर हमको किसी को पैसा चुकाना है, अगर हमको पैसा देना है किसी को, तो वो लायबिलिटी होती है। इट इज अ लायबिलिटी। सो धैर्य के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लेकिन जहां धैर्य के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, वही शैलेश के लिए क्या है? एसेट है। शैलेश के लिए वो रहेगा बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल इज ऑलवेज एन एसेट। सो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। सो इसी एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी नेक्स्ट मेजर एंट्री आएगी शैलेश के बुक्स में। इन द बुक्स ऑफ शैलेश द एंट्री दैट विल बी रिकॉर्डेड इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5,000 टू धैर्य's अकाउंट 5,000. Being the bill drawn at 3 months या being the bill drawn for 3 months, दोनों में से कोई भी नरेशन चलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि नरेशन के बाद आपको पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना है, और वो लाइन सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। वो पूरे पेज पे लाइन नहीं ड्रॉ करना है आपको। तो वो जो लाइन होती है, 2 ट्रांजेक्शंस के बीच का पार्टीशन होती है। सो in the books of Shailesh, it is bills receivable account because he is receiving the bill. An asset is created, and because an asset always shows a debit balance, bills receivable account is debited in the books of Shailesh. Dhairya's account is credited because Dhairya has accepted the bill. अभी आप इसी जर्नल में 2 एंट्रीज जो अभी तक हमने पास की, आप देखिए पहले वाले एंट्री में धैर्य का अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि धैर्य डेटर बन गए थे। दूसरे एंट्री में धैर्य के अकाउंट को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है। क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि धैर्य ने बिल एक्सेप्ट करके अपना अकाउंट सेटल कर दिया शैलेश के साथ। तो आप ऊपर धैर्य's अकाउंट डेबिट और नीचे टू धैर्य's अकाउंट, अगर ये दोनों को कैंसिल करते हो तो नेट इफेक्ट रह जाता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन इस तरह से हमको पास नहीं करना है, हमको सिस्टमेटिकली पास करना होता है। इसलिए मैंने आपको ये पूरा एंट्री समझाया। तो फिर से फाइनली एक बार फिर से समझाता हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? बिल्स रिसीवेबल एसेट है। शैलेश के लिए एक एसेट क्रिएट हुआ है। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है। नाउ व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ धैर्य? In the books of Dhairya, the corresponding entry will be Shailesh's account debit to bills payable account. अभी जैसे हमने देखा कि शैलेश के लिए बिल एसेट है, इसीलिए रिसीवेबल था। धैर्य के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो इस लायबिलिटी का नाम है बिल पेएबल। और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसीलिए धैर्य अपने बुक्स में जो एंट्री पास करते हैं वो है शैलेश's अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 5,000। शैलेश को क्यों डेबिट किया गया है? क्योंकि शैलेश के साथ अकाउंट सेटल हो रहा है। फिर से प्रीवियस एंट्री देखिए, प्रीवियस एंट्री में शैलेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। प्रीवियस एंट्री में शैलेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है।
इस एंट्री में जनवरी 10 को जो दूसरी एंट्री है उसमें शैलेश का अकाउंट डेबिट हुआ है, सो डेबिट के सामने क्रेडिट यानी अकाउंट सेटल हुआ। तो नेट इफेक्ट क्या रह गया? नेट इफेक्ट आपका रह गया है परचेज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। So this is the second entry that is required to be passed, but then you have to split both the entries and pass it the way that I have shown you over here. तो ये बेसिक एंट्रीज है। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि इट्स अ ट्रेड ट्रांजैक्शन विच क्रिएट्स अ डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। अब ट्रेड ट्रांजैक्शन में आमतौर पे गुड्स का खरीद फरोख होता है, गुड्स का बेचना और खरीदना होता है, लेकिन सिर्फ गुड्स के खरीदने और बेचने से ही ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं होता है, लोन के लेने देने पर भी ट्रेड ट्रांजैक्शन हो जाता है, तब भी यही एंट्री पास होता है। लेकिन वो परचेज वर्ड नहीं आता। इंस्टेड ऑफ परचेज इट वुड हैव बीन बैंक अकाउंट, क्योंकि लोन के भी लेन देन पे यही डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप क्रिएट होता है। लेकिन आमतौर पे आपके 12th स्टैंडर्ड जो स्टेट बोर्ड है उसमें लोन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं आते, आपको परचेजेस और सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन फिर भी आपको ये बताना मेरा फर्ज है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन या जो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है वो सिर्फ गुड्स के बाइंग या सेलिंग पे नहीं क्रिएट होता है, लोन के लेन देन पर भी होता है। So these are the first two basic entries that have been discussed with you all. अब फिर से एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ मुड़ जाते हैं। The question says that धैर्य honored the bill on due date. धैर्य ने ड्यू डेट पे बिल ऑनर कर लिया। अब सबसे पहले हम ड्यू डेट का कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट का कैलकुलेशन कैसे होगा तो देखिए, What is the date of the bill? Date of bill है 10th January। उसमें पीरियड जोड़ दीजिए, 10 जनवरी यानी 10/1/2020। पीरियड 3 मंथ्स है, तो मंथ आप किस में जोड़ेंगे? 10/1/2020 में 3 मंथ्स आप 1 के नीचे जोड़ेंगे, तो आपका आंसर आएगा 10/4/2020 यानी 10th अप्रैल 2020। लेकिन ये 10th अप्रैल 2020 आपका नॉमिनल ड्यू डेट बना। ये लीगल ड्यू डेट कब बनेगा? ये लीगल ड्यू डेट बनेगा जब आप 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। तो 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने पर कौन सा ड्यू डेट बनता है? द ड्यू डेट वुड बी 13th अप्रैल 2020। सो आई एम वेरी श्योर यू हैव अंडरस्टूड एज टू हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द ड्यू डेट। मैंने पीरियड ऑफ बिल को जोड़ दिया डेट ऑफ बिल में, और उसके बाद मैंने 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किया, और 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद जो डेट मुझको मिला वो लीगल ड्यू डेट है, विच इज 13th अप्रैल 2020। नाउ लेट अस सी, यहां पे बिल ऑनर हो रहा है, तो बिल के ऑनर होने पर कौन सा एंट्री पास होता है शैलेश के बुक्स में। शैलेश ने क्या किया होगा ड्यू डेट पे? शैलेश मस्ट हैव प्रेजेंटेड द बिल बिफोर धैर्य। भाई ये लो आपका बिल, ड्यू डेट हो गया, आपका बिल ले लो आप अपने पास। धैर्य ने क्या किया होगा? वो बिल ले लिया होगा और उसके बदले में क्या किया होगा? पेमेंट कर दिया होगा। तो शैलेश को क्या मिला? पेमेंट मिला। अब ये पेमेंट कैश में भी हो सकता है, चेक से भी हो सकता है। नॉर्मली 20,000 से ऊपर का अमाउंट हमारे कंट्री में आमतौर पे चेक से होता है, लेकिन ये 5,000 वाला बिल है तो कैश से भी ये पेमेंट हो सकता है, चेक से भी हो सकता है। इसलिए हमने दोनों ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए आपके सामने 2 अकाउंट रखा है, कैश अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी। कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। अब मान के चलते हैं कि मेरे पास कैश आया, तो रियल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिकॉज कैश कम्स इनटू द बिजनेस। चूंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, आई विल बी डेबिटिंग कैश अकाउंट। इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय मी थ्रू अ चेक, तो फिर वो चेक कहां जमा करना पड़ेगा मुझको? बैंक में। बैंक में चेक जमा करने पर रिसीवर कौन होगा? बैंक वुड बी द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सो इन दैट केस इट इज बैंक अकाउंट विच विल स्टैंड डेबिटेड। सो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शैलेश वुड बी कैश या बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। किस चीज के बदले में मिला? बिल्स रिसीवेबल के बदले में। यानी शैलेश ने बिल वापस कर दिया, बिल उसके बिजनेस से गया, उसके बदले में ये पैसा मिला। सो 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब फिर से प्रीवियस एंट्री के साथ इसको आप वेरीफाई करो। प्रीवियस एंट्री में बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। अब इस एंट्री में आपका बिल रिसीवेबल क्या हुआ?
क्रेडिट हुआ तो आपका नेट इफेक्ट क्या रह गया? नेट इफेक्ट आपका रह गया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू धैर्य's अकाउंट। लेकिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक मीडियम बना है और ये मीडियम है इसीलिए आज ट्रेड ट्रांजैक्शन इतने लार्ज स्केल पे होते हैं क्योंकि आजकल क्रेडिट हर एक को चाहिए होता है। सो दिस इज द थर्ड एंट्री दैट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ शैलेश। और इसका नरेशन क्या है? नरेशन है बीइंग द बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी या बीइंग द बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। सो आई एम वेरी श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड these three basic entries in the books of Shailesh. Now let us see the same entry in let us see the entry that is required to be passed in the books of Dhairya for the same transaction. अब धैर्य के पास क्या आ गया? धैर्य के पास उसका अपना एक्सेप्ट किया हुआ बिल वापस आ गया। उसने जो प्रीवियस एंट्री में बिल एक्सेप्ट करके शैलेश को दिया था, अब वही बिल उसके पास ड्यू डेट पे वापस आ रहा है। ड्यू डेट क्या था? अप्रैल 13, जो कैसे कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया था। सो अप्रैल 13 को धैर्य के बुक्स में एंट्री आ रहा है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर शैलेश के पास कैश आ रहा है तो धैर्य के पास से कैश जा रहा है। शैलेश के बिजनेस में से अगर बिल रिसीवेबल गया तो धैर्य के पास बिल्स पेएबल आया। सो इन द बुक्स ऑफ धैर्य द एंट्री दैट विल बी पास्ड विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5000, क्योंकि अब वो लायबिलिटी सेट ऑफ हो गई। जब लायबिलिटी क्रिएट हुई थी तब हमने क्रेडिट किया था, अब ये सेट ऑफ हो गई तो हम डेबिट करके उसको निकालेंगे, अपने उस लायबिलिटी को हम अपने बिजनेस से दूर कर रहे हैं। टू कैश अकाउंट इफ द पेमेंट इज मेड इन कैश, टू बैंक अकाउंट इफ द पेमेंट इज मेड बाय चेक। अगर चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं तो इट विल बी बैंक अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग अवर एक्सेप्टेंस ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अवर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। अभी तो हमने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ही डिस्कस किया है, वेयर देयर इज अ ट्रेड ट्रांजैक्शन बिटवीन शैलेश एंड धैर्य, a bill has been drawn and is accepted, and finally the bill is honored on maturity. अब हम ऑनर पे ही हैं फिलहाल। So should I proceed further with the next slide? So let us begin with the next illustration. Our next alternative where the bill is discounted by the drawer with the bank. So illustration number 2, just have a look on the screen. When the bill is discounted with the bank by the drawer and is honored by the drawee on maturity. मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया था, ये अब उसी पे हमारा फोकस रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि a drawer has an option of getting the bill discounted with the bank. ड्रॉवर के पास एक ऑप्शन होता है where he can get the bill discounted with the bank if he is in need of money. अगर उसे पैसा चाहिए, क्योंकि ड्रॉई ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं करेगा और ड्रॉवर को अगर पेमेंट चाहिए, in that case he has an option of getting the bill discounted with the bank. Now जो बेसिक एंट्रीज है उस पर हम ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे, जो हमने प्रीवियस एंट्री में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो वी विल नॉट बी वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम ऑन दैट एरिया, बट ऑफकोर्स आई विल बी discussing the entries with you. The entry once again is the same. Shailesh sold goods of ₹5,000 to Dhairya उसी दिन को on 10th January 2020. मैंने बेसिक्स को वही रखा है ताकि वो बार बार अगर आपके दिमाग पे हैमरिंग होता रहेगा तो चीज बिल्कुल आपके दिमाग में उतर जाएगी। शैलेश के बुक्स में फर्स्ट एंट्री हमने क्या डिस्कस किया था? शैलेश के बुक्स में हमने फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शैलेश में 2020 January 10th को धैर्य becomes the debtor, धैर्य's account debit to sales account being goods sold on credit, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में दे दिया था। ये अपना पहला एंट्री है जो शैलेश अपने बुक्स में पास करेंगे, जहां पे वो धैर्य को अपना डेटर बना रहे हैं, सेल्स को क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि सेल्स इनकम है। धैर्य इसी ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो जर्नल ऑफ धैर्य परचेज अकाउंट डेबिट टू शैलेश's अकाउंट, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में दिया है कि परचेजेस इनके लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया और शैलेश क्रेडिटर बन जाएंगे इसलिए वो क्रेडिट हुए हैं। सो not discussing much about this because it has already been explained to you. Let us move further to the next transaction. Question पे आ जाते हैं फिर से एक बार। On the same date, he drew a bill for a period of 3 months upon Dhairya who accepted the bill and returned back. फिर से सिमिलर एंट्री होगा।
उसी दिन को बिल कौन ड्रॉ करता है? शैलेश। शैलेश क्यों बिल ड्रॉ करेंगे? शैलेश ही तो ड्रॉ करेंगे ना, ड्रॉअर शैलेश है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज ड्रॉन बाय द ड्रॉअर, सो शैलेश ही बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेंगे। सो वंस अगेन इन द बुक्स ऑफ शैलेश व्हाट इज क्रिएटेड? एन एसेट इज क्रिएटेड, एक एसेट क्रिएट होता है। एसेट का नाम क्या? बिल रिसीवेबल। सो शैलेश के बुक्स में एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू धैर्याज अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू धैर्याज अकाउंट, क्योंकि धैर्य को अब वो इसीलिए क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि धैर्य के साथ अकाउंट सेटल हो रहा है। Once Dhairya accepts the bill that has been drawn upon him, Dhairya's account is settled in the books of Shailesh. इसीलिए धैर्य के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है. So bills receivable account debit to Dhairya's account being the bill drawn for 3 months. Same explanation. Once again for the same transaction, what will be the entry that Dhairya will be passing in his books? तो धैर्य अपने बुक्स में फिर से एंट्री पास करेंगे. Shailesh's account debit 5,000 to bills payable account 5,000. क्योंकि for धैर्य bills payable is a liability और liability is always show a credit balance. जब एक liability create होती है तो एक credit balance होता है उनका. शैलेश के साथ अकाउंट सेटल हो रहा है तो शैलेश का अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि प्रीवियस एंट्री में शैलेश को क्रेडिटर बनाया गया था. सो दिस टू एंट्रीज रिमेन द सेम. जो चेंज है वो हमारे तीसरे एंट्री में है और वो भी किसके बुक्स में? शैलेश के बुक्स में. धैर्य के बुक्स में चेंजेस नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन शैलेश के बुक्स में क्या आएगा? अब देखो शैलेश ने क्या किया. शैलेश को पैसों की जरूरत थी. शैलेश गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. किस रेट से डिस्काउंट करवाया गया है? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. PA का मतलब होता है पर एनम. एनम का मतलब होता है साल, यानी साल का 10%. तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज यहाँ पे ये हो जाते हैं या मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो 5,000 इंटू 10/100 करके डिस्काउंट वर्कआउट करते हैं और यहीं पे उनकी गलती हो जाती है. तो आप ये गलती ना करें. आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा या आपको कैलकुलेट ये कैसे करना होगा, खैर मैंने वर्किंग नोट में बताया है, ओरली आपको बता देता हूं. बिल का अमाउंट है 5,000. पीरियड आपको ध्यान में रखना है. पीरियड क्या है बिल का? 3 मंथ्स. तो 3 ध्यान में रखना है. साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं. सो 3/12. जो मैथमेटिक्स में बहुत स्मार्ट होते हैं वो 3/12 को 1/4 भी कर देते हैं. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. वर्किंग नोट पे आप देख लीजिए. सो वर्किंग नोट में इस तरह से वो बनता है 5,000 इंटू 3/12 इंटू 10/100. तो आप जब ये वर्किंग नोट बनाते हैं और इसको वर्कआउट करते हैं तो आपको जो अमाउंट मिलता है वो 125 रुपीज है. तो 125 रुपीज क्या है? तो 125 रुपीज डिस्काउंट चार्जेस है. ये चार्जेस कौन ले रहा है? बैंक ले रही है. किससे ले रही है बैंक? शैलेश से ले रही है. शैलेश से चार्जेस क्यों वसूल कर रही है बैंक? क्योंकि बैंक ने तो शैलेश को पैसा फौरन दे दिया, तुरंत दे दिया, जनवरी 10 को ही दे दिया, लेकिन बैंक को ये पैसा धैर्य कब देंगे? 13 अप्रैल को. यानी 3 महीना इंतजार किसको करना पड़ेगा? बैंक को. तो इंतजार करने की ये फीस है और इसी फीस को हम डिस्काउंट चार्जेस बोलते हैं. सो नाउ द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड. सी 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे. आमतौर पे मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टच दूंगा मेरी टीचिंग को. और जब मैं बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करवाता हूं तो जाहिर बात है बैंक वाले मेरे हाथ में कैश नहीं देते हैं और नॉर्मली वही बैंक वो बिल डिस्काउंट करेगी जहां पर मेरा अकाउंट होगा. अननोन बैंक मेरे से बिल नहीं खरीदेगी क्योंकि आजकल इतने ज्यादा फ्रॉड्स और फॉर्जरीज हो रही हैं कि बैंक्स इस तरह से किसी पे भी भरोसा नहीं करते. तो नॉन बैंक ही. अच्छा, अगर नॉन बैंक है तो मुझे कैश क्यों देने लगी? तो बैंक के लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वो जो भी बिल का अमाउंट देना है बैंक क्या करेगी? तो सीधा मेरे खाते में जमा करेगी. यानी क्या कौन से अकाउंट ने मेरे रिसीव किया पैसा? तो मेरे बैंक अकाउंट ने पैसा रिसीव किया. सो विच अकाउंट इज अफेक्टेड? बैंक अकाउंट. बैंक पर्सनल अकाउंट है. मैं अपने बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं. मैं उस बैंक की बात नहीं कर रहा हूं जिसके पास मैंने बिल डिस्काउंट किया. देखिए कंफ्यूजन ना हो. बैंक मेरे लिए पार्टी है जिसके पास जाकर के मैंने बिल डिस्काउंट करवाया, लेकिन वो पैसा बैंक ने मेरे को बतौर कैश के नहीं दिया. बैंक ने वो पैसा क्या किया? मेरे अकाउंट में जमा कर दिया. सो हु रिसीव्स द मनी? माय बैंक अकाउंट.
बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर. सो बैंक अकाउंट डेबिट. कितने का बिल था? 5,000 का. तो क्या पूरा 5,000 मिलेगा? बिल्कुल नहीं. 5,000 माइनस 125 जो डिस्काउंट चार्जेस है वो. So 5,000 minus 125 will be 4,875. So bank account debit 4,875. तो मेरे को पैसा ज्यादा मिला या कम मिला? कम मिला. कम मिला. क्यों कम मिला? बैंक ने काट दिया. अच्छा, बैंक ने जो पैसा काटा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. तो वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है. तो नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो मैं अब जो मेरे बुक्स में एंट्री पास करूंगा, अब एंट्री पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे देखिए अच्छी तरह से. मेरे बुक्स में एंट्री होगा जनवरी 10 को बैंक अकाउंट डेबिट 4,875, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 125, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000. नरेशन होगा बीइंग द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 months. सो यहां पे बिल रिसीवेबल क्रेडिट होता है क्योंकि अब वो मेरे बिजनेस से जा रहा है, बिकॉज इट लीव्स माई बिजनेस. तो जब आया था तब मैंने डेबिट किया, तब वो एसेट क्रिएट हुआ था. अब वो एसेट जा रहा है बिजनेस में से, तो मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूं, सेट ऑफ कर रहा हूं मैं. So this is the third entry that will be recorded in the books of Sailesh. So I'm very sure you all are now well versed with the all the 3 entries that Sailesh has passed in his books. Now what will be the corresponding entry in the books of Dhairya? तो Sailesh जब बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करवाते हैं, बैंक Sailesh को पेमेंट कर देता है. Is Dhairya affected in any way? धैर्य को तो मालूम भी नहीं क्या हो रहा है. सो शैलेश का बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करवाने का धैर्य के बुक्स पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता. तो इवन नो एंट्री भी नहीं लिखना है. बहुत से टीचर्स लिखवाते नो एंट्री. नो एंट्री भी नहीं है. शैलेश को पता, धैर्य को पता ही नहीं है क्या हुआ, शैलेश ने उस बिल के साथ क्या किया. धैर्य के लिए अब यही है कि ड्यू डेट पर जब बिल आएगा तो उसका पेमेंट करना है या नहीं करना है. सो when Sailesh gets the bill discounted with the bank, there will be no corresponding effect in the books of Dhairya. तो अब धैर्य के बुक्स में इफेक्ट कब आएगा? April 13. April 13 क्या है? ड्यू डेट. तो April 13 को अब धैर्य के पास वो बिल कौन प्रेजेंट कर रहा है पेमेंट के लिए? बैंक. बैंक धैर्य के सामने बिल प्रेजेंट करेगी. तो जो हमारे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने एंट्री पास किया था, सिमिलर एंट्री यहां पे पास होगा, बिकॉज ही इज ऑनरिंग द बिल. तो बिल्स पेबल उसके पास वापस आ गया. तो जो लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी वो सेट ऑफ हो रही है. सेट ऑफ होते हुए क्या करना पड़ा? तो उसको कैश में या चेक से पेमेंट करना पड़ा. कैश से पेमेंट किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट. सेम नरेशन, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी. सो इन द बुक्स ऑफ धैर्य और कोई चेंजेस नहीं है, सेम एंट्री धैर्य अपने बुक्स में पास करता है. तो ये हमारा सेकेंड केस था, वेयर द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड बाय द ड्रॉवर विद द बैंक. सो लेट अस नाउ बिगिन विद द थर्ड ऑल्टरनेटिव दैट इज पॉसिबल विद अ बिल रिसीवेबल. द थर्ड ऑल्टरनेटिव इज एंडोर्सिंग द बिल. It is even referred to as endorsement of bill. तो पहले एंडोर्समेंट हम अच्छे से समझ लें, फिर आगे बढ़ना इजी रहेगा हम सबके लिए. See, a bill of exchange is a negotiable instrument और bill of exchange is a negotiable document. Negotiable का मतलब होता है जिसकी ओनरशिप नेगोशिएट हो सकती है from one person to another person. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही होता है कि द ओनरशिप ऑफ विच कैन बी नेगोशिएटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नाउ एज आई मेंशन इनिशियली कि मैंने धैर्य पे बिल ड्रॉ किया, धैर्य ने वो बिल एक्सेप्ट किया, मुझे वापस लौटा दिया. मेरे लिए वो बिल रिसीवेबल है, धैर्य के लिए वो बिल्स पेएबल है. पहला ऑल्टरनेटिव था जहां मैंने बिल रिटेन किया. दूसरा ऑल्टरनेटिव जो मैंने आपको समझाया था वो था जहां मैं बिल बैंक में जाके डिस्काउंट करवा आता हूं.
अब तीसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आई कैन इवन गेट दिस बिल एंडोर्स टू द थर्ड पर्सन, आई कैन एंडोर्स दिस बिल टू द थर्ड पार्टी इन सेटलमेंट ऑफ माई अकाउंट। अब ये समझाता हूं, पहले आप स्टोरी सुन लो फिर इजी रहेगा। कहानी वैसे ही शुरू होगी। कैसे शुरू होगी? मैंने धैर्य को गुड्स बेचे, मैं क्रेडिटर, धैर्य डेटर। मैंने धैर्य पे बिल ड्रॉ किया, धैर्य ने एक्सेप्ट किया, धैर्य के लिए वो बिल्स पेएबल, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल। यहां तक सिमिलर है कहानी, यहां तक वैसे ही चलेगी। फिर आगे चल के मेरा और एक क्रेडिटर है। मेरा क्रेडिटर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने पैसा चुकाना है। अब ये क्रेडिटर का नाम फॉर एग्जांपल करण है। मैंने करण को 5,000 रुपया देना है और करण ऐसा प्रपोजल लेके आता है कि सर मैं आप पे 5,000 का बिल ड्रॉ करने वाला हूं, आप एक्सेप्ट करके मेरे को भेज देना। तो वहीं पे मैं करण को रोक लेता हूं, करण को बोलता हूं रुक जा। करण बोलता है सर क्या हुआ? मैं करण को बोलता हूं कि तू तकलीफ मत ले, तू मेरे पे बिल ड्रॉ करेगा तो फिर से तुझको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ जाएगी। तो करण बोलता है फिर आप कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं? मैं करण को बोलता हूं एक काम ऐसा करता हूं मैं, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है जो मेरा बिल रिसीवेबल है जिसका पेमेंट मुझको कलेक्ट करना है। मैं ये करता हूं कि मैं इस बिल की ओनरशिप आपको दे देता हूं। अब ड्यू डेट पे आप ड्रॉई के पास जाकर के पैसा कलेक्ट कर लो। करण के लिए तो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं था, करण को तो पैसे से मतलब है। अब वो पैसा शैलेश देता है, वो पैसा धैर्य देते हैं। Karan is bothered. Karan is simply concerned with receiving the money because he is my creditor and I have to pay him. So what I will do is I will transfer the ownership of bill in favor of Karan and hand over the bill to Karan. So this process is referred to as endorsement of a bill. स्क्रीन की तरफ देखते हैं। The word endorsement आपको दिखेगा। The word endorsement has been derived from a Latin word endorsum. Endorsum का मतलब होता है on the back, पीछे की तरफ। So आमतौर पे ये endorsement जो होता है वो negotiable instrument के पिछले वाले हिस्से पे, वहां पे दस्तखत, वहां पे साइन वगैरह करके हैंड ओवर किया जाता है। So the word endorsement is derived or taken from the Latin word endorsum, which means on the back. It is defined as signing on the back of the instrument. This instrument could be a bill, it could be a promissory note. आपको फिर से promissory note पे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन endorsement promissory note का भी हो सकता है, endorsement check का भी हो सकता है। With a view to transfer its ownership to another person. उद्देश्य क्या है कि उस डॉक्यूमेंट की ओनरशिप दूसरे व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफर करना। An endorsement is therefore the transfer of the title or ownership of the bill by the to the endorsee by signature and delivery. तो ये कंप्लीट प्रोसेस कैसे होगा? सिर्फ डॉक्यूमेंट देने भर से नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? पहले साइन करना पड़ेगा। सिर्फ साइन करके भी नहीं होगा, साइन करके क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। So it will require both the signature as well as delivery. The drawer or present holder of the bill can endorse the bill to his creditor in full or part of settlement of his dues. Now there are two parties in endorsement. Endorsement में दो parties होती हैं। एक होता है endorser. Endorser कौन है? जो बिल endorse कर रहा है, जो बिल की ओनरशिप दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है, वो endorser है। And what is the other person called as? The person to whom the bill is transferred is called as endorsee. ध्यान में रखना ये दोनों वर्ड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे कई बार अगर पास्ट के अगर आप बोर्ड पेपर्स देखो तो आपको कई ओकेजन्स ऐसे नजर आएंगे जहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। So there are two parties to an endorsement. One is an endorser, the other one is endorsee. The person who transfers the bill is known as the endorser and the person to whom the bill is being transferred is called as endorsee. If the अच्छा अभी ऐसा है कि अगर जो बैक साइड है जहां पे ये एंडोर्समेंट हम करते हैं, सिग्नेचर करते करते ये पूरा बैक साइड फुल हो गया, जगह ही नहीं बचा, तब क्या एंडोर्समेंट बंद? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या किया जाता है?
उस डॉक्यूमेंट के साथ एक और प्लेन पेपर अटैच कर दिया जाता है, एक प्लेन पेपर और अटैच करके उस प्लेन पेपर पे एंडोर्समेंट जारी रखा जाता है और उस पेपर को बोला जाता है एलॉन्ज। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये वर्ड भी ध्यान से सुनना, समझना, दिमाग में उतार देना। इस वर्ड को हम बोलते हैं ALLONGE, एलॉन्ज। मैं ये 3 लाइन फिर से पढ़ता हूं आपकी सहूलियत के लिए। If the back of the instrument is filled by such endorsements and the existing holder wants to further endorse it, an additional slip of paper will be attached to the instrument to carry out further endorsements, and this slip of paper is called as an allonge. तो आई एम वेरी श्योर के आप सबको एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अभी इस एंडोर्समेंट पे बेस्ड एक और इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, जो हमारा 3rd इलस्ट्रेशन होगा। स्क्रीन पे देखिए। When the bill is endorsed by the drawer in settlement of his account with the endorsee and the bill is honored on due date। फिर से जो बेसिक एंट्रीज है शुरुआत की, बाइंग, सेलिंग और ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, वो सेम टू सेम है, उस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए बिल्कुल फास्ट हम चलेंगे। शैलेश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू धैर्य ऑन 10 जनवरी 2020। शैलेश के बुक्स में धैर्याज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, धैर्य के बुक्स में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शैलेश's अकाउंट, जो हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। एक साथ ही मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, फिलहाल ओरली आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। और अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 सिमिलर इलस्ट्रेशंस में ये कर चुके हैं। तो शैलेश और धैर्य के बुक्स में जो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप क्रिएट हुआ वो मैंने डिस्कस किया। फिर ऑन द सेम डे शैलेश ड्रॉज अ बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months अपॉन धैर्य हु एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न बैक सेम चीज। धैर्य बिल एक्सेप्ट करता है, अपने लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है, लायबिलिटी का नाम बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस। किसको ये बिल हैंड ओवर करता है? शैलेश को। तो धैर्य अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? धैर्य अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा शैलेश's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। शैलेश का जहां तक सवाल आता है, शैलेश के लिए जो बिल आया वो एसेट है, क्योंकि उसको उस बिल का पेमेंट मिलने वाला है, इसलिए उसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, एसेट है, डेबिट बैलेंस है। शैलेश अपने बुक्स में एंट्री पास करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने बिल हैंड ओवर किया? धैर्य ने। किसके साथ अकाउंट सेटल हो रहा है? धैर्य के साथ। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू धैर्य's अकाउंट। अब हमारा ये जो एंडोर्समेंट वाला हिस्सा है वो अब शुरू हो रहा है। अब शैलेश endorsed the bill in favor of Karan on the same day। अब ये करण नया एंट्री है, तो पहली बात तो हमको ये समझनी होगी कि शैलेश और करण के बीच में क्या संबंध है। कुछ तो रिलेशन होगा ना, वरना ऐसे ही कोई बिल थोड़ी हैंड ओवर करता है। तो शैलेश और करण के बीच में क्या रिलेशन होगा? जैसे शैलेश और धैर्य के बीच में क्या रिलेशन था, तो शैलेश और धैर्य के बीच जो रिलेशन था उसमें धैर्य डेटर और शैलेश क्रेडिटर। तो शैलेश और करण के बीच में भी कोई रिलेशन होगा ना। तो यहां पे आप ये ध्यान में रखो कि अब की बार शैलेश को करण को पैसा देना है। सो शैलेश के लिए करण इज क्रेडिटर और करण के लिए शैलेश इज डेटर, क्योंकि करण को शैलेश से पैसा लेना है। जिससे पैसा लेना होता है वो डेटर, जिसको पैसा देना होता है वो क्रेडिटर। 11th स्टैंडर्ड में सुनते आ रहे हैं। तो शैलेश करण के साथ अपना अकाउंट सेटल करते हुए धैर्य का एक्सेप्टेंस जो उसके पास है, जो उसके लिए बिल रिसीवेबल है, उसकी ओनरशिप वो किसको ट्रांसफर करने जा रहा है? करण को। किस्सा समझ में आ गया? अब शैलेश के बुक्स में एंट्री। नाउ लेट अस सी व्हाट एंट्री विल शैलेश पास इन हिज बुक। अब वो पहली 2 एंट्रीज तो जो मैंने क्वेश्चन पढ़ते हुए आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली, तो आई डोंट थिंक यू विल रिक्वायर एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस 2 एंट्रीज। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर से इलस्ट्रेशन 1 पे चले जाइए, जहां पर ये दोनों एंट्रीज को मैंने बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हम सीधे तीसरे एंट्री पे जाते हैं, जहां पे शैलेश ने बिल की ओनरशिप करण को ट्रांसफर कर दी।
तो अकाउंट किसके साथ सेटल हुआ? करण के साथ। करण कौन? क्रेडिटर। करण को अब हम क्या दे रहे हैं? हमारा बिल, वो बिल जिसकी ओनरशिप अभी तक हमारे पास थी, अब हम उसको ट्रांसफर करने जा रहे हैं। किसको? करण को। करण क्रेडिटर था, अब अकाउंट सेटल करते हुए हम उसको डेबिट करेंगे। इज द रिसीवर। सो इन द बुक्स ऑफ शैलेश द अकाउंटिंग एंट्री ऑन January 10th विल बी करण's अकाउंट डेबिट। क्यों करण को हम डेबिट कर रहे हैं? वो डेटर नहीं बन रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करण हमारा क्रेडिटर था जिसके साथ अकाउंट सेटल करते हुए हम बिल उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई वी आर डेबिटिंग। आप ज्यादा अगर नहीं समझना चाहते तो सिर्फ इतना समझ लो, हु इज द रिसीवर ऑफ बिल? करण। डेबिट कर दो। अपने बिजनेस में से क्या गया? बिल। वो बिल हमारे लिए क्या था? रिसीवेबल। रिसीवेबल था, रिसीवेबल ही रहेगा। बहुत स्टूडेंट्स उसको पेएबल कर देते हैं। वो बिल पेएबल हमारे लिए है ही नहीं। जो बिल ड्रॉवर के लिए शुरुआत में रिसीवेबल होता है वो आखिर तक रिसीवेबल ही रहता है। ये नॉर्मल एरियाज है जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जहां वो एग्जाम्स में मिस्टेक करके आते हैं। सो फिर से मेरे बुक्स में से क्या गया? बिल रिसीवेबल गया। किसके पास गया? करण के पास गया। मैं अपने बुक्स में एंट्री क्या पास करूंगा? करण's अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ माय बिजनेस? Bills receivable. So Karan's account debit ₹5,000 to bills receivable account 5,000, being the bill endorsed to Karan in settlement of his account. अब ये मेरे और करण के बीच का जो व्यवहार है, जो मैंने अपने बिल की ओनरशिप करण के फेवर में ट्रांसफर की, क्या धैर्य को इस कहानी के बारे में कुछ पता होगा क्या? नहीं, धैर्य को कैसे पता होगा? धैर्य हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस स्टोरी। तो जब मैं करण के फेवर में बिल एंडोर्स कर रहा हूं, तो क्या इस एंडोर्समेंट का कोई भी इफेक्ट धैर्य के बुक्स पे आएगा क्या? आंसर है नहीं। फिर से नो एंट्री भी नहीं, इफेक्ट ही नहीं। सो देयर विल बी नथिंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ धैर्य फॉर दिस एंडोर्समेंट। अब बिल किसके पास पहुंच गया? करण के पास। लेकिन करण को पैसा तुरंत मिलेगा क्या? नहीं। तो करण को किस दिन तक का राह देखना पड़ेगा? उस बिल के ड्यू डेट तक का इंतजार करना पड़ेगा। बिल की ड्यू डेट क्या? April 13। April 13 को अब धैर्य को बिल कौन प्रेजेंट करेगा? क्या वो बिल शैलेश के पास है अभी? नहीं। तो शैलेश के पास से तो बिल ऑलरेडी जा चुका है। शैलेश के पास तो अब वो बिल है ही नहीं, इसलिए शैलेश के बुक्स में भी कोई एंट्री का सवाल ही नहीं आता। अगर बिल ऑनर हो रहा है तो, डिसऑनर होता है तो अलग कहानी है, फिर वो कहानी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो जहां तक शैलेश का सवाल आता है, शैलेश के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि शैलेश के बिजनेस से वो बिल जा चुका है। किसके पास? करण के पास। धैर्य के पास वो बिल प्रेजेंट कौन कर रहा है पेमेंट के लिए? करण। तो करण जब वो बिल का पेमेंट प्रेजेंटेशन करेगा, अब हमको करण के बुक्स में दो एंट्रीज क्या आती है वो समझ लेनी है। पहली एंट्री करण के बुक्स में आएगी January 10th को। कब? जब वो बिल रिसीवेबल शैलेश से हासिल करता है। तो January 10th को जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ करण देखिए, आपके बुक्स में स्क्रीन पे देखिए। January 10th को इन द बुक्स ऑफ करण उसको भी जो बिल मिला उसके लिए रिसीवेबल ही है। एसएटी क्रिएट हुआ ना, उसको भी तो उस बिल का पेमेंट मिलने ही वाला है। सो वो अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5,000 टू शैलेश's अकाउंट 5,000। क्योंकि शैलेश को क्यों क्रेडिट किया? शैलेश इज द गिवर। शैलेश डेटर था, अब अकाउंट सेटल कर रहा है, इज गिविंग द बिल। सो इसीलिए शैलेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ, बीइंग अ बिल रिसीवेबल रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम शैलेश। तो ये फर्स्ट एंट्री किसके बुक्स में? करण के बुक्स में। अगर एग्जाम में आपको एंडोर्स सी के भी बुक्स बनाने को कहते हैं, जो कई बार कह चुके हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब वो बिल किसके पास है? करण के पास। ड्यू डेट पे धैर्य के पास कौन जाएगा? करण। क्या लेके? बिल। धैर्य क्या कर रहा है? बिल ऑनर कर रहा है, यानी बिल लेकर के क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। तो धैर्य के लिए वही पुरानी कहानी। कौन सी कहानी? बिल्स पेएबल आया, लायबिलिटी सेट ऑफ हो गई। प्रीवियस एंट्री में लायबिलिटी क्रिएट हुई थी तो क्रेडिट किया था, अब सेट ऑफ हो रही तो डेबिट कर रहा है।
कैसे सेट ऑफ हुई? या तो कैश पे किया या तो चेक से पेमेंट किया. सो धैर्य के लिए वही स्टोरी है. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 5,000 बीइंग अवर एक्सेप्टेंस ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी. क्लियर? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फिर से दोबारा रिवाइज करना है. इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चले जाइए. अब करण के बुक्स में करण के पास क्या आया? वही कैश जो धैर्य ने दिया या वही चेक जो धैर्य ने दिया. कैश दिया तो कैश अकाउंट, चेक दिया तो बैंक अकाउंट. क्या गया उसके बिजनेस में से? बिल्स रिसीवेबल. जब मिला था तो डेबिट किया था क्योंकि तब एसेट क्रिएट हुआ था. अब वो एसेट जा रहा है यानी एसेट को हम अपने बिजनेस से हटा रहे हैं. तो एसेट जब क्रिएट होता है तो डेबिट, जब हटता है तो क्रेडिट. सो करण के बुक्स में एंट्री आएगा कब? अप्रैल 13. अप्रैल 13 क्या है? ड्यू डेट है बिल का. सो अप्रैल 13 को कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000 बीइंग द बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी. सो दिस आर two entries that Karan will be passing. Who is Karan? Endorsee. So these are the two entries that will be passed by the endorsee in his journal. So with this, I have completed my discussion on the third alternative or third option that a drawer may exercise with the bill, that is endorsing the bill to the third person in settlement of his account. अब चौथा और आखिरी, fourth and the last one. थोड़ा स्टोरी बना के आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ये है क्या. अब ये मान के चलते हैं, एक एजम्पशन है, शैलेश स्टेज एट मुलुंड विच इज इन मुंबई. शैलेश कहां पे? मुलुंड में. मुलुंड कहां? मुंबई का एक सबब है जहां पे कोरोना के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं. आज की न्यूज़पेपर में आया था कि 45% लोग जिनका ब्लड टेस्ट किया गया एक पर्टिकुलर लैब की तरफ से, तो वो लोग 45% लोगों के ब्लड सैंपल्स में एंटीबॉडीज पाई गई. ओके, कमिंग बैक फ्रॉम कोरोना. शैलेश स्टेइंग एट मुलुंड इन मुंबई. धैर्य मुंबई में नहीं रहता. धैर्य कहां रहता है? अहमदाबाद. गुजरात में गुजराती अहमदाबाद बोलते, उसका जो रियल नाम है वो अहमदाबाद है, लेकिन हम अहमदाबाद बोलते हैं उसको. अब लॉकडाउन का पीरियड है. नॉर्मली ट्रेडिशन या कस्टम ये है कि द पेमेंट ऑफ द बिल इज नॉर्मली मेड वेयर ड्रॉई लिव्स. जहां पे ड्रॉई का बिजनेस है, जहां पे ड्रॉई रहता है. ड्रॉई कहां रहता है? अहमदाबाद. शैलेश कहां रहता है? मुंबई. ट्रेन्स बंद, जा नहीं सकता, बिल का ड्यू डेट हो गया. अब क्या करना? रास्ता है. ये रास्ता कौन निकालता है? बैंक. अब आप सोचेंगे कि अरे सर, इसमें बैंक का क्या रोल है? इसमें बैंक कैसे रास्ता निकालेगा? तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ड्रॉवर हूं ना, मेरे पास वो बिल है 5,000 का जिसका पेमेंट मुझको मिलना चाहिए था. मैं वो बिल मेरे बैंक में प्रेजेंट कर देता हूं. मेरे बैंकर को मैं बताता हूं कि सर ऐसा है कि ये जो बिल रिसीवेबल है इसका पेमेंट होना है अहमदाबाद में, तो आप ये बिल आपके अहमदाबाद ब्रांच को फॉरवर्ड करके जो ड्रॉई है उनके सामने ये बिल प्रेजेंट कर लीजिए. आप देखो, स्टोरी समझ लो. मैं अहमदाबाद जा नहीं सकता. मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं बिल मेरे बैंक को प्रेजेंट करता हूं. दोनों बैंक के व्यवहार होते रहेंगे. मैं हो सकता है धैर्य को मैं टेलीफोन से या कैसे भी उसे मैसेज पहुंचा देता हूं कि भाई मैं फिजिकली या पर्सनली आ नहीं पाऊंगा, मगर मैं बैंक के जरिए इस बिल का पेमेंट करवाना चाहता हूं, कलेक्ट करवाना चाहता हूं. अब मेरा अकाउंट मान के चलिए एचडीएफसी बैंक में. तो एचडीएफसी बैंक की जो मुलुंड ब्रांच है वो बिल फॉरवर्ड करेगी अपने अहमदाबाद ब्रांच को. ड्यू डेट पे अहमदाबाद ब्रांच वो बिल प्रेजेंट करेगी धैर्य को, और धैर्य वो बिल एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देगा अगर वो बिल ऑनर हो रहा है तो. ये स्टोरी. तो इसी स्टोरी को ध्यान में रखते हुए जो इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में हमारी जर्नल एंट्रीज होगी वो मैं आपको समझाता हूं. स्क्रीन देखिए. इलस्ट्रेशन नंबर 4. When the bill is sent to the bank for collection by the drawer and the bill is honored on due date.
वही स्टोरी, इसलिए मैंने वही स्टोरी रखा कि वो हैमरिंग कांस्टेंट होगा ना, आपके दिमाग में उतर जाएगा कि भाई शैलेश ने धैर्य को गुड्स बेचे, धैर्य बन गया डेटर, शैलेश क्रेडिटर, कांस्टेंट हैमरिंग. सो शैलेश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू धैर्य ऑन 10 जनवरी 2020. तो फिर से शैलेश के बुक्स में धैर्य's अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. धैर्य के बुक्स में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शैलेश's अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. ऑन द सेम डेट he यानी कौन, शैलेश drew a bill for a period of 3 months upon Dhairya who accepted the bill and returned back. वही पिछले 3 इलस्ट्रेशन वाला ही स्टोरी. शैलेश के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल एसेट क्रिएट होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू धैर्य's अकाउंट, धैर्य के साथ अकाउंट सेटल हुआ. धैर्य के बुक्स में लायबिलिटी क्रिएट होता है, किसके साथ अकाउंट सेटल हो रहा है, शैलेश के साथ. तो धैर्य के बुक्स में एंट्री शैलेश's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, दोनों सेम जो अब तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं. सो वी वुड नॉट बी वेस्टिंग मच टाइम ऑन दिस. अब आगे हम देखते हैं. शैलेश सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 10th April 2020. धैर्य ऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट. बस ये दो नई चीजें जो हमको समझनी है. शैलेश ये बिल किसको बेच देते हैं, बैंक को बेचते हैं. किस पर्पज से बेचते हैं, बिल का अमाउंट कलेक्ट करने के लिए. सो शैलेश इज सेंडिंग द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन. कब, नॉर्मली ड्यू डेट से 2, 5, 8 दिन पहले ही भेजा जाता है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट रूल विच सेज कि भाई आप ये बिल अभी किसी को शुरुआत में भेज देना है तो भेज दे. कि नॉर्मली ऐसा होता है कि आदमी बिल्कुल शुरुआत में बैंक को नहीं भेजेगा, पहले जब वो बिल अपने पास ही रखेगा ना, जब उसको यकीन हो जाता है कि वो फिजिकली जाकर के पैसा नहीं कलेक्ट कर पाएगा तब जाकर के वो बिल बैंक को देगा. सो शैलेश बिल के ड्यू डेट से 3 दिन पहले वो बिल भेज देता है अपने बैंक को. क्यों भेजता है, कलेक्शन के लिए. शैलेश के बिजनेस में से क्या गया, बिल्स रिसीवेबल गया. कुछ मिला नहीं, अभी तक मिला नहीं. तो ये बिल्स रिसीवेबल किसके पास गया, बैंक के पास गया. बिल्स रिसीवेबल बैंक के पास क्यों गया, कलेक्शन के लिए. तो इसका एक अलग एंट्री आएगा क्योंकि अभी तक पेमेंट हमको मिला नहीं है. पेमेंट तो हमको ड्यू डेट पे मिलेगा. अब तो हमने सिर्फ बिल कलेक्शन के लिए बैंक को भेजा है. सो व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ शैलेश. तो 10 अप्रैल को आप देखिए शैलेश के बुक्स में April 10th को एंट्री आती है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट ₹5,000 because bank is receiving the bill for collection, that is why we are debiting bank for collection. कई टेक्स्ट बुक्स में कई ऑथर्स इसको बिल फॉर कलेक्शन भी बोलते हैं. दोनों अपनी जगह पे सही है, मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूं. अल्टीमेटली आगे चल के आपके स्टेट गवर्नमेंट की जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो वर्ड यूज होता है आपको वही वर्ड यूज करना है क्योंकि उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर होगा. लेकिन बैंक फॉर कलेक्शन भी सही है, बिल फॉर कलेक्शन भी सही है. मैं बैंक फॉर कलेक्शन वर्ड यूज करना प्रीफर करता हूं. सो 10th April को ड्यू डेट से 3 दिन पहले शैलेश इज सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन. क्या एंट्री शैलेश के बुक्स में, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट क्या गया बिजनेस में से, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग द बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. अब धैर्य इसका क्या एंट्री पास करेगा. तो बहुत लोग सोचते हैं धैर्य क्या एंट्री पास करेगा. हाँ, धैर्य भी तो कुछ करेगा ना. धैर्य क्यों कुछ करने लगा, मैंने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा, इसका कोई धैर्य से लेना देना है क्या भाई, कुछ भी लेना देना नहीं है. तो धैर्य को फिर से कोई इफेक्ट ही नहीं है. मैं नो एंट्री नहीं यूज करता हूं. धैर्य के बुक्स पे मेरे और बैंक फॉर कलेक्शन के बीच हुए ट्रांजैक्शन का कोई असर ही नहीं है. धैर्य पे असर कब होगा, जब बैंक फॉर कलेक्शन धैर्य को बिल प्रेजेंट करेगी पेमेंट के लिए ड्यू डेट पर. तो अब धैर्य के बुक्स में हम देख लेते हैं. अब बिल किसके पास पड़ा है, बैंक फॉर कलेक्शन के पास. बैंक फॉर कलेक्शन बिल किसके सामने पेश कर रही है, धैर्य के साथ. धैर्य क्या कर रहे हैं, बिल को ऑनर कर रहे हैं. सिंपली सेम एंट्री, चौथा भी सेम एंट्री. अब आपके दिमाग में उतर ही जाना चाहिए कि जब भी ड्रॉई बिल ऑनर करता है, प्लीज
इसको बिल्कुल अच्छे से फिट कर दो अपने दिमाग में। जब भी ड्रॉई बिल ऑनर करता है, उसके बिजनेस में अपना ही दिया हुआ एक्सेप्टेंस वापिस आता है, उसकी लायबिलिटी सेट ऑफ होती है, वो हमेशा बिल्स पेएबल को डेबिट करेगा। और ऑनर कर रहा है तो जाहिर बात है पेमेंट कर रहा है। अगर पेमेंट कैश में कर रहा है तो टू कैश, पेमेंट चेक से कर रहा है तो टू बैंक, क्योंकि अगर बैंक पेमेंट करेगी तो बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। कैश में अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो हमेशा ड्रॉई के बुक्स में जब भी बिल ऑनर होता है, कोई भी केस हो, जब भी ड्रॉई बिल ऑनर करता है तो उसके बुक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होती है, उसका एक्सेप्टेंस वापिस आता है उसके पास, उसका एक्सेप्टेंस अपने पास वापिस आ जाता है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब वो पेमेंट किसको किया उसने? शैलेश को किया? नहीं। तो पेमेंट किसके हाथ में सौंपा गया है? बैंक फॉर कलेक्शन के हाथ में। अब बैंक फॉर कलेक्शन की जिसको उस बिल का पेमेंट मिला है, क्या बैंक फॉर कलेक्शन उस अमाउंट की मालिक है क्या? नहीं। तो बैंक फॉर कलेक्शन ने काम क्या किया? एजेंट का काम किया है। किसके एजेंट का काम, किसके एजेंट के तौर पे काम किया? शैलेश के एजेंट के तौर पे। शैलेश ने वो बिल दिया था ना, तो वो जो पैसा है बैंक फॉर कलेक्शन के पास, वो पैसा किसका है? शैलेश का है। तो बैंक फॉर कलेक्शन क्या करेगी? बैंक फॉर कलेक्शन वो अमाउंट शैलेश के खाते में जमा कर देगी। शैलेश के बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा होगा। कौन करवाएगा? बैंक फॉर कलेक्शन। तो अब ये जब बिल ऑनर होता है तब शैलेश के बुक्स में एंट्री देख लीजिए। अप्रैल 13 को देख लीजिए, एंट्री आया है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक फॉर कलेक्शन ने जो भी पैसा था अपने खाते में जमा कर दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर टू बिल्स रिसीवेबल क्यों नहीं लिखा आपने? अरे बिल्स रिसीवेबल कैसे लिखता मैं? प्रीवियस एंट्री में ही आप देखो बिल्स रिसीवेबल तो मेरे बिजनेस से गया। कब गया? तभी गया जब मैंने बिल बैंक को सौंप दिया था कलेक्शन के लिए। तो मैं टू बिल्स रिसीवेबल दो बार नहीं, एक ही बिल मेरे बिजनेस से दो बार नहीं जा सकता ना। अब हुआ ये कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा जरूर हुआ, लेकिन उसी बिल के एवज में हुआ जो किसने जमा करवाया? तो बैंक फॉर कलेक्शन ने, जिनको मैंने वो बिल सौंपा था। So, entry would be bank account debit to bank for collection account, being the amount of bill sent to the bank for collection credited to our account. So, this is the entry that will be passed in the books of Shailesh when the amount of bill is honored and is credited into the account of Shailesh. तो हमने आज बिल्कुल आराम से ये 4 बेसिक एंट्रीज हमने की हुई है। ये 4 एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए बार बार इसको रिवाइज करते रहें, समझते रहें कि क्यों पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होता है, क्यों एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट होता है। और आई एम वेरी श्योर कि हमारी आगे की जर्नी आपके लिए आसान होगी जब हम डिसऑनर और बाकी की जो दूसरे इंसिडेंसेस हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल हैव फॉलोड द लर्निंग दैट आई हैव imparted today, and keep learning. See you once again in the next module.